जैसा कि लोक पहल ने पूर्व में ही घोषणा की थी और लोक पहल की एक स्वस्थ परंपरा है कि लोक पहल अपना व्याख्यान की जो श्रृंखला है अनवरत रूप से प्रत्येक रविवार को आयोजित करता है और वह अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। इसी क्रम में आज राष्ट्रवादी चिंतक विचारक और देश के बड़े अर्थशास्त्री जिनका गहन अध्ययन और अनुशीलन है अर्थशास्त्र का, भारतीय अर्थशास्त्र का, भारतीय पद्धति के अर्थशास्त्र का, ऐसे ओजस्वी हमारे डॉक्टर विवेक निगम सर हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं और आपने हमारा अनुरोध, लोक पहल का अनुरोध स्वीकार किया। हम तो आपके अनुजों की श्रेणी में हैं, हम हैं, हर्ष हैं, वेद हैं, पूरी श्रृंखला है। लेकिन दिल्ली से हमारे प्रिय डॉक्टर ऋषिकेश सर ने सर से अनुरोध किया था। हम लोग तो सर का पाथेय प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा सजोए हुए थे और इसी क्रम में आज आपका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, लोक पहल को प्राप्त होगा। सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि लोक पहल संघ के स्वयंसेवकों की स्वप्रेरणा से एक प्रयाग में ही पूज्य रज्जू भैया की जन्म जयंती पर इसका समारंभ हुआ और प्रयाग से ही डॉक्टर वीके सिंह साहब, मेरठ से डॉक्टर आलोक चौहान सर, बीएचयू से आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष सर, श्री प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जैसे लब्ध प्रतिष्ठित स्वयंसेवकों ने, जिनकी संघ आयु लंबी है, जिनका राष्ट्रवादी चिंतन के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान है और राष्ट्र की सेवा करने के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, इन्हीं से मिलकर के लोक पहल की स्थापना की गई। लोक पहल का उद्देश्य है अपने राष्ट्रवादी सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाना और जनता की नीतियों को, जनता के जो सुख हैं, दुख हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उसे सत्ता प्रतिष्ठान की ओर ले जाना। यह लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। लोक पहल इसी स्तुत्य कार्य को कर रहा है और सर, यह बताते हुए खुशी है कि एक छोटा सा ही प्रयास, भगवान राम जब अपने राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, राक्षसी सेना का विनाश करने के लिए, रावण जैसे जिसने एक क्रूर शासन की प्रतिस्थापना की थी, उसका समापन करने के लिए, तो उसमें एक गिलहरी अपना योगदान कर रही थी सेतु के निर्माण में। लोक पहल वही स्तुत्य कार्य कर रहा है और वह अपनी निरंतरता बनाए हुए है। हम सत्ता में पुनः योगी जी की वापसी हो चुकी है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपना आकार और स्वरूप ग्रहण कर चुका है। उत्तर प्रदेश ने एक सन्यासी के नेतृत्व में एक अभिनव इतिहास रच डाला है। 35 वर्षों के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करते हुए पुनः सत्ता में वापस करता है। लोक मंगल की आकांक्षा पर जनता अपना अभिप्रमाणन प्रस्तुत करती है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। और यह सरकार किस प्रकार अनुशासित है, अपने ध्येय के प्रति प्रतिबद्ध है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज हमारे जो वक्ता हैं वो राष्ट्रवाद के एक प्रज्वलित द्वीप हैं और एक अध्यापक हैं, एक प्रोफेसर हैं। एक प्रज्वलित दीप ही अनेक दीपों को जला सकता है, दीप का प्रज्वलन कर सकता है। प्रकृति और प्रलय दोनों ही अध्यापक के अंक में होते हैं और ऐसे ही राष्ट्रवादी, ओजस्वी, तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे बीच हैं। आपको हम लोग वर्षों से जानते हैं, आपकी एक तरह से अनुज परंपरा है, राष्ट्रवाद की दूसरी पीढ़ी हम लोग हैं। आप अग्रिम पंक्ति के रहे हैं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे समय तक उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी आपका वह क्रम, वह चिंतन, वह मनन राष्ट्र ऋषि की परंपरा में जारी है। एक ऋषितुल व्यक्तित्व है और चिर तारुण्य की आप साधना करते हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी वक्ता हमारे बीच हैं। पाथेय के लिए लोक पहल आप ही का है, लोक पहल आपसे पृथक हो ही नहीं सकता है।
यह राष्ट्रवादी भावधारा का है, सांस्कृतिक उन्नयन जिसका और भारत को विश्व गुरु बनाना जिस आकांक्षा के आप अनुगामी हैं, उसी आकांक्षा के पीछे लोक पहल भी चल रहा है। मैं सर के औपचारिक परिचय के लिए मैं अपने अनुज और अपने सहकर्मी डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत परिचय कराते हुए लोक पहल के परिचय से समीकरण को समीकृत करते हुए सर का परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। जी धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी सर। ज्यादातर वनस्पतियां जब पतझड़ का रुख करती हैं, जंगल पलाश का हाथ थामे आगे बढ़ता है, और जब पलाश का फूल जंगल में रंग भरता है तो आम बौर से भर जाता है। मानव और प्रकृति के साझा अस्तित्व पर आधारित इस संस्कृति के ऋतु परिवर्तन के अद्भुत संयोग हिंदू नववर्ष के आप सभी जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, उन सभी को हिंदू नववर्ष की बधाई। जैसा कि डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने बताया लोक पहल का परिचय, जैसा कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लोग जुड़ते हैं, यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव जाता है, उसके बाद यह रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहता है। उस दृष्टिकोण से हम लोग पहल का एक संक्षिप्त परिचय अपने वक्ता के लिए और सभी नवागंतुकों के लिए रखते हैं। लोक पहल वास्तव में लोक संदर्भ से निकलकर लोक व्यथा, लोक गाथा का संगम है। सरकार और लोक के बीच में विचारों के मंथन और उनके फीडबैक को क्रियान्वित करने का नाम ही वास्तव में लोक पहल है। गत एक वर्ष से अधिक प्रति रविवार को हम एक बिल्कुल नए विषय जो लोक संदर्भ से ओतप्रोत हो उस पर विचार विमर्श करते हैं। उन विचारों से मथ कर जो सुझाव निकलते हैं उन्हें हम आगे सरकार के क्रियान्वयन के लिए भी रखते हैं। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को आकार देने के लिए जिन लोगों का योगदान रहा उसमें डॉक्टर बीके सिंह प्रयागराज से, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह बनारस से, डॉक्टर आलोक चौहान जी मेरठ से, कार्यकर्ताओं के रूप में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर भावेश जी, आज सभी का सहयोग हमें बराबर मिलता रहता है। जैसा कि आज जो विषय इस पर चर्चा के संज्ञान में लाया गया है उस संदर्भ में ये कहना उचित होगा कि एक महान देश की कल्पना 3 आयामों से मिलकर होती है। एक विवेकपूर्ण विचार, तुलना या विवेक की क्षमता, और तीसरा अभिव्यक्ति। कोविड-19 से उपजे संकट और उस चुनौती पर खरे उतरते सबसे बड़े प्रदेश के नायक उस दुर्लभ संयोग और संस्कृति के वास्तविक वाहक हैं, जहां वंशानुगत राजा को भी 14 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ही यह बल मिलता है कि वह राम राज्य का आदर्श स्थापित कर सके। यह देश चिरकाल से ऐसी संस्कृति का वाहक रहा है। इस संस्कृति को प्रेरणा स्वयं से मिलती है। ये ऐसी सनातन संस्कृति है। इस सांस्कृतिक उत्थान का जनादेश वास्तव में सनातन संस्कृति के उस आदर्श में निहित है जो हमारे चारों ओर धर्म का बाजार फैला हुआ हो तो तसल्ली देने वाली संस्कृति के उत्थान का समय है। पिछले 2 वर्षों और उसके कालखंड के बाद जिस तरीके से हमारे जीवन की पद्धति, हमारे सोचने के तरीके, हमारे बात करने के तरीके, हमारी कार्य पद्धति में जो बदलाव आया है उसने कहीं न कहीं हमारी इस सांस्कृतिक उत्थान को
एक बार पुनर्विचार और पुनर्ऊर्जा के साथ स्थापित करने पर कहीं न कहीं बल दिया है। इस विषय पर आज विचार रखने के लिए हमारे जो वक्ता हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्वायत्त संस्थान है, वहाँ के अर्थशास्त्र विभाग एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। वे अपने विचारों और उसकी ऊर्जा से एक छाप छोड़ते हैं। विचारों की एक मंथन की एक लंबी श्रृंखला है। एक चिंतक हैं। संघ के राष्ट्रीय विचार प्रमुख की श्रृंखला में वे एक नक्षत्र की तरह हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैं सर को इस विषय पर बातें रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर का बहुत विस्तृत परिचय दे दिया है और सर किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं है, हम सबके बीच के हैं और आप मंत्र मुग्ध कर देने वाला। हम तो लगातार श्रोता के रूप में रहते हैं, कभी सर बोले तो वहां हम अनायास खींचे चले जाते हैं। और सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक उत्थान का जनादेश, जिसमें राम की मर्यादा हो, कृष्ण का विवेक हो, शंकर का मानस हो, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब संस्कृति, सत्ता और समाज एक संरेख में होता है तो वह राष्ट्र उत्थान की कड़ी होती है, श्रृंखला होती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने पाथेय के लिए डॉक्टर विवेक कुमार निगम सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका पाथेय अब हम सबको प्राप्त होगा। डॉक्टर विवेक कुमार निगम सर। धन्यवाद अखिलेश जी, सुमणि जी। और आज के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे आपके जो अन्य सहयोगी हैं, लोक पहल जैसे इस महत्वपूर्ण मंच की स्थापना और उसके संचालन के लिए इसके संस्थापक सदस्य के रूप में अपने जो मित्र डॉक्टर वीके सिंह जी, डॉक्टर आलोक चौहान जी, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, मैं उत्तर प्रदेश के सामान्य जन की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक अच्छी पहल है, एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके माध्यम से समाज के मन में वास्तव में क्या चल रहा है उसका प्रतिबिंबन काफी अच्छे ढंग से हो रहा है। आज का विषय से बातचीत करके, विमर्श करके जो निर्धारित हुआ, सांस्कृतिक उत्थान का जनादेश। यद्यपि सांस्कृतिक उत्थान इस शब्द, इस पूरे विषय पर मेरी सहमति है, लेकिन सांस्कृतिक उत्थान शब्द से कई बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या संस्कृति का पतन हो गया, जिसके कारण उत्थान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उत्थान शब्द किस अर्थ में रखा गया है, सबसे पहले तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। भारत की संस्कृति इतनी ऊर्जावान, इतनी प्रभावी, स्वतः स्फूर्त और अक्षुण्ण है कि उसके पतन और पराभव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जैसे मायावी मारीची मां सीता को छल सकते हैं, वैसे ही हमारे समाज के अग्रणी वर्ग में, और शैक्षणिक क्षेत्र रहा हो, लोक संचार यानी पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, समाचार माध्यम, सिनेमा, या फिर समाज के बुद्धिजीवी, विचारक, जब देश स्वतंत्र हुआ तो जिस प्रकार के विचारों से प्रभावित थे, उन विचारों को स्थापित करने के लिए, और मैं खुलकर कहूं तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस को महाशक्ति के रूप में पहचाना गया, तो समाजवाद, साम्यवाद, इस चिंतन से प्रभावित लोगों को
भारत में समाजवाद के विस्तार के लिए यह अपरिहार्य लगा कि भारतीय संस्कृति के का जो चिंतन है, जो लोगों के मन में गहरी छाप है, इसको मिटाना तो संभव नहीं है, किंतु इस पर कुछ धूल डाली जा सकती है। तो आज के विषय में जो उत्थान शब्द है, भारतीय जनमानस में जो भारतीय संस्कृति हमारी जिसकी अमिट छाप है, उस पर जो एक पर्दा डाल दिया गया था, एक जो धूल उसके ऊपर पड़ गई थी, उसको हटाने से संबंध है के संदर्भ में है। संस्कृति शब्द का सामान्यतया बहुत संकुचित अर्थ में प्रचलन है, और इसका कारण यह है कि संस्कृति शब्द को हमारे यहाँ अब तो स्थिति बदल रही है, लेकिन पूर्व जो स्थिति थी, तो मैकाले शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लोग भारतीय चीजों को भी यूरोप के चश्मे से देखते थे। इस नाते कल्चर से जो भाव उनके मन में बनता था, शब्द कल्चर से, वही वो संस्कृति के लिए भी उसी भाव को व्यक्त करते थे। सांस्कृतिक उत्थान के विषय पर चर्चा करनी है तो पहले हमको संस्कृति को समझना होगा, और संस्कृति को लेकर जिस प्रकार के मिथ भ्रम पैदा किए गए, इनको भी समझना होगा। में जो संस्कृति शब्द से समझा जाता रहा है, तो हमारे सनातन चिंतन में संस्कृति का भाव रहा है। संस्कारोति इति संस्कृति, अर्थात संस्कारों के द्वारा जिसकी कृति हुई है, अगर सरल शब्दों में समझे तो फिर यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति एक भाव है, एक निरपेक्ष है। संस्कृति स्थूल नहीं है, और संस्कृति का वास मनुष्य और समाज की चित्ती में है, जिस चित्ती का उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानव दर्शन में किया। उस संस्कृति का जो प्रतिबिंबन है या प्रगटीकरण, वह स्थूल रूप में हो सकता है। जैसे भारत में हमने जो प्रकृति और प्रकृति के साथ मनुष्य, इसके तालमेल बिठाकर जीवन जीने का, और ये जो तालमेल है उसमें प्रकृति का शोषण सर्वथा वर्जित, प्रकृति के दोहन करते हुए और अपना जीवन चलाना, और जिसको एक श्लोक की एक पंक्ति से कहा जाता है, से स्पष्ट हो जाता है, तेन त्यक्तेन वंजिता, यानी जो कुछ है सब हमारा नहीं है, तो तुम्हारा छोड़ते हुए। जो ऐसी संस्कृति है, अब इसका प्रगटीकरण कैसे हो सकता है? तो इसका प्रगटीकरण है कि जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, कहीं किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करके लौटते हुए जो अक्षम है, अशक्त है, वहां पर मंदिर के बाहर या तीर्थ स्थल के किनारे पर बैठे रहते हैं, तो अपनी सामर्थ्य पर कुछ कुछ उनको देते हुए जाते हैं। यह प्रतिबिंब है कि जो कुछ हमने अर्जित किया है वह सब मेरा नहीं है। अब इसी भाव को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे प्रकार से जगाया, जब उन्होंने आह्वान दिया कि जो सक्षम है वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे, जो सक्षम है वो रेलवे पर मिलने वाला जो कंसेशन है वो छोड़ दे। इस विषय को स्थूल रूप में लेकर के आपको स्मरण होगा कि बड़ी चर्चाएं हुई। कहा गया कि ये तिनका तिनका से क्या होगा? इस तिनका तिनका से स्थूल रूप में कुछ नहीं होगा, किंतु चिंतन की दिशा बदलेगी तो बहुत कुछ होगा।
जो कुछ हमने अर्जित किया वह सब मेरा है और इससे भी कुछ अधिक अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा जो मनोभाव भारत के उदार मना समाज के अंदर धीरे 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 विकसित कर दिया गया था वामपंथी चिंतन के प्रभाव में, भारत का जो पारंपरिक समाज, यह भी भारतीय संस्कृति का एक बिंदु है कि कर्तव्य केंद्रित समाज था, ड्यूटी सेंट्रिक सोसाइटी। हमारे किसी शास्त्र में अधिकारों का उल्लेख नहीं है, हमारे किसी भी संस्कार में अधिकारों की चर्चा नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार हैं उनमें कर्तव्यों का ही स्मरण कराया जाता है, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, बहुत छोटा बालक होता है उस समय कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन यज्ञोपवीत के समय हो, विवाह के समय हो। लेकिन इस समाज में और एक विचार यह डाल दिया गया कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। भारतीय चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूरों के बीच एक संगठन खड़ा करते हुए इस चिंतन दोष को दूर करने के लिए, मजदूर है, काम करेगा, उसका शोषण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है, लेकिन स्वयं काम करने वाले का भाव भी होना चाहिए, शुद्ध समाज के प्रति दायित्व का बोध होना चाहिए। तो उन्होंने नारा दिया कि समाज हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। तो संस्कृति वेशभूषा से नहीं पता लगती, संस्कृति स्थापत्य का नाम नहीं है, संस्कृति खाने पीने के तरीके या खाने पीने की वस्तुओं का नाम नहीं है। हाँ, यह सारी बातें संस्कृति के साथ स्थानीय परिस्थिति के समायोजन से प्रकट होती है और इसलिए स्थान वैशेषिक होने के नाते, उदाहरण के लिए हमारी संस्कृति में कहा है कि ईश्वर का ध्यान, स्मरण, पूजा शुद्ध मन से और शुद्ध तन से होनी चाहिए। दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ती है, तो दक्षिण के लोग उस गर्मी के कारण पसीना होता है और स्वच्छता बनी रहे, पसीने के कारण बास न फैले, तो दक्षिण के मंदिरों में सिर्फ एक लुंगी लगा करके पुरुषों के लिए मंदिर दर्शन की व्यवस्था है। लेकिन जब वही दक्षिण केरल का नंबूद्रिपाद पुजारी बद्रीनाथ में पूजा करने के लिए नायब वहां का स्थापित होता है, वहां का मुख्य पुजारी बनता है, तो वह कोट पहन करके रहता है, वहां पर ऊनी शॉल लपेट कर रहता है, पूजा करता है। और भारत में किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं की, कभी इसको विवाद का विषय नहीं बनाया, क्योंकि भारतीय समाज संस्कृति और संस्कृति के अभिव्यक्ति के विविध स्वरूपों के बीच का भेद समझता है। लेकिन जो स्थूल प्रकटीकरण है, इसके आधार पर भारत में और भारतीय संस्कृति का जो एक नैसर्गिक प्रभाव था, जो समाज पर एक नैसर्गिक उसका समाज में उसका नैसर्गिक प्रवाह था, इसको बाधित करने के लिए जो स्थूल है, यानी वेशभूषा, खान पान, इन सब चीजों को संस्कृति मानने वाले सोच जो यूरोप से आई हो, मध्य एशिया से आई हो, अरब देशों से आई हो, क्योंकि भारत के बाहर कहीं भी संस्कृति और सभ्यता में बड़ा भेद करने वाले लोग हैं नहीं। शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में स्पष्ट भेद उनकी दृष्टि में कहीं नहीं है। तो यहां पर क्या कहा गया, राजनीति के लाभ के लिए
वोट बैंक के निर्माण के लिए भारत में एक मिथ चला कि गंगा जमुनी तहजीब है भारत की। अब यह अपने आप में हास्यास्पद है। वह भारत जिसके चिंतन में एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलकर दो आत्माएं नहीं रहती, और विवाह के समय हम कहते हैं कि आत्माओं का मिलन हो रहा है। इतना ही नहीं तो जड़ चेतन चराचर जगत में एकात्मता को देखने वाला भारत, वहां पर दो संस्कृतियों की धाराएं हैं। और रोचक बात है कि गंगा और यमुना प्रयाग में मिलने के बाद गंगा हो जाती है। यह भ्रम पैदा करने वाले, जिनको मैं कहूं कि कम समझ के लोग, जिन्होंने भारत को समझा नहीं, जाना नहीं, परंतु परिस्थितिवश उच्च पदस्थ हो गए, महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में बैठ गए, न्यायालयों में बैठ गए, संसद के सदनों में इनका वर्चस्व हो गया, अखबारों पर, टेलीविजन चैनलों पर इनका वर्चस्व था, तो इन्होंने अपनी अधकचरी समझ से इस प्रकार के शब्द निकाल दिए। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पैच वर्क करने से, जोड़ लगाने से एकात्मता नहीं उत्पन्न होती। एकात्मता तो सत्य को स्वीकार करने से होती है। इसलिए गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है। गंगा में अनेक नदियां मिली हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सबके मिलने के बाद भी वो गंगा है, तो यमुना मिलने के बाद वो अलग क्यों रहेगी? अब इस मिथक को समझिए कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो भारत क्या ये हरियाणा पंजाब के पास से और उत्तराखंड से लेकर के दोआब का ही क्षेत्र है? इस विषय को थोड़ा अधिक समय देकर चर्चा मैं इस कारण कर रहा हूं कि हमारी संस्कृति को लेकर के जो मिथक पैदा किए गए उनको खत्म करना आवश्यक है। अभी कल ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक प्रोफेसर, एक समय था जब इन लोगों की टीवी चैनलों पर तूती बोलती थी और अनेक चैनलों पर उपस्थित होकर के और अनर्गल प्रलाप किया करते थे, जैसा वह प्रयाग में करके गए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सरस्वती पूजा यह संस्कृति है और मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना यह धर्म है। यह कैसी गलत बात है? उनके कहने का आशय यह था कि सरस्वती पूजा भी धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरस्वती पूजा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हमारे समाज ने मनुष्य के अंदर के जितने संकाय हैं, फिर वह बौद्धिक हो, शारीरिक बल का हो, ओज का हो, तेज का हो, इन सब संकायों के अधिष्ठात्री देवियों का एक मान्यता है या देवियों के रूप में उसको देखा है। और इस नाते शक्ति का उपासक काली की उपासना करेगा, शिक्षा की साधना करने वाला सरस्वती की उपासना करेगा, और सरस्वती की पूजा करके वो करता क्या है? नमन करता है, आशीष मांगता है। किसी के भी सामने
झुककर प्रणाम करने और आशीष मांगने से व्यक्ति के अहंकार का नियंत्रण होता है। उसे इस बात का आभास दिलाता है कि उसके वह जिस स्थिति में है वह सब कुछ नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत की संस्कृति में कभी यह प्रश्न उठा ही नहीं कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। ये छोटे बड़े का विचार उन समाजों से उत्पन्न हुआ जिन्होंने यह कहा कि हमारा जो चिंतन है वही सर्वश्रेष्ठ है। भारत में ऐसा नहीं रहा। सबके काम, कभी जब वर्ण व्यवस्था थी तो सबके काम बटे थे, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में सब सर्वश्रेष्ठ थे। यदि शिक्षा के समय गुरुकुल में जाकर ब्राह्मण को प्रणाम करना है तो राज्य व्यवस्था के लिए कोई ब्राह्मण भी राजा के दरबार में आता था तो झुककर प्रणाम करता था। मृत्यु होने पर जो समाज का, जब भारत में विकृतियां आ गई और समाज को सीढ़ीनुमा रूप में देखने लगे, उसका वर्गीकरण करने लगे, उस दृष्टि से जो समाज के सबसे निचले हिस्से में आने वाले, लेकिन उसको श्मशान पर रहने वाले उस महाब्राह्मण को, उसको भी स्थान है कि उसकी अनुमति के बिना और उसके द्वारा दी गई अग्नि के बिना अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। विवाह होना है तो धोबिन के द्वारा सिंदूर दिए बिना सिंदूरदान हो नहीं सकता। सब श्रेष्ठ है, और यह सब श्रेष्ठ है, यह जो हमारे व्यवहार में दिखता है, इसके पीछे हमारी संस्कृति है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। कौन बड़ा कौन छोटा इसका विचार नहीं रहा। और मैं घटना का उल्लेख कर रहा था कार्यक्रम की, वहां पर हमारे प्राचार्य डॉक्टर अमरविंद मैसी ने कहा कि कुछ मतों से महात्मा गांधी नंबर 2 पर रह गए और आइंस्टीन यह नंबर 1 पर आ गया। और वो थोड़ी देर के लिए आए थे, अपना व्याख्यान देकर चले गए। तब छात्रों से मैंने कहा कि देखो, ये नंबर 1 और नंबर 2 ये भारत की सोच नहीं है। आइंस्टीन विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले थे, महात्मा गांधी समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले थे। ये तुलना ही गलत है। लेकिन यह जिद उनको होती है जो सब में से एक सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए उद्यत होते हैं। फिर मुझे एक मेरे मित्र के द्वारा सुनाई गई घटना याद आ गई। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में सैदपुर के आगे एक सन्यासी का आश्रम था और एक परिवार के लोग बड़े उस क्षेत्र में मान्य थे। एक परिवार के 10-15 लोग एक साथ 2-3 किलोमीटर की दूरी थी, गंगा किनारे आश्रम था, पैदल जा रहे थे। उनमें से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, छुट्टियों में घर आए हुए थे, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। रास्ते में उनके मन में विचार आने लगा कि ये जो बाबा हैं ये बड़े हैं या देवराहा बाबा देवरिया वाले बड़े हैं। जब वो सन्यासी के आश्रम से कोई 30-40 मीटर दूर थे तो वो सन्यासी वहीं से चिल्लाकर कहने लगे, भाग जा भाग जा, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, क्या सोचता है, भाग जा। वो सन्यासी सिद्ध थे, उनने उसके मन की बात जान ली, ये एक विषय है। किंतु हमारे जो सिद्ध चिंतक रहे उनको इस बात से पीड़ा होती थी कि छोटे और बड़े के रूप में विभाजित किया जाए, छोटे और बड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाए। और हमारे यहां इसे कहा गया कि जहां काम आए सुई का कर सके तलवार। ये हमारी संस्कृति का प्रकटीकरण है। जैसा मैंने कहा कि जिनके पास अधिक है वे दूसरों के लिए दे, तो संस्कृति में कहा गया कि अयम निजम परोचेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो
रहीम ने इसको, कबीर ने इसको दूसरे शब्दों में कह दिया कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीची यही सज्जन को काम। तो भारत की संस्कृति को मैं चर्चा कर रहा था, पूर्वानंद जी की, विषय वहां से थोड़ा बदल गया और व्यवधान पड़ गया था इंटरनेट के कारण। तो अभी प्रयाग में आए हुए थे और उन्होंने जो कहा कि ये संस्कृति और धर्म का रोचक बात यह है कि सरस्वती पूजा भारतीय संस्कृति का अंश है और हिजाब अरब की सभ्यता का अंश है। लेकिन ये नासमझ दोनों को धार्मिक बना देते हैं। यदि धर्म को भारतीय दृष्टि से देखें, धार्यतीति धर्म, तब तो कुछ बात समझ में आती है। लेकिन धर्म से उनका अभिप्राय रिलीजन से होता है। रिलीजन पूजा पद्धति तक सीमित है। संस्कृति उससे बहुत व्यापक है। और जब इस बात को कोई समझेगा तो उसे यह मानने में कोई कष्ट नहीं होगा कि जो भारतीय संस्कृति है वही हिंदू संस्कृति है और जो हिंदू संस्कृति है वही भारतीय संस्कृति है। और जो भारतीय संस्कृति है, जो वेदों से आरंभ होती है, यज्ञ की परंपरा। यज्ञ में क्या है? यज्ञ वेदिका नीचे सक्रिय और ऊपर फैली होती है कि हम अपने व्यष्टि का आहुति देते हैं। व्यष्टि का अनुष्ठान में व्यष्टि की आहुति देकर समष्टि के कल्याण की कामना करते हैं। वहां से निकल करके और उसने अपने स्थूल रूप लिए, तीर्थों की रचना हुई, पूजा के स्थान हुए, ये सारे उसके एक आइकन्स बने, बिंब बने। समाज उन सामान्य व्यक्ति जो कि सूक्ष्म तत्वों को सरलता से ग्रहण नहीं कर पाता, वह स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म तक पहुंचता है। मूर्ति पूजा इसी क्रम में विकसित हुई। किंतु जब संस्कृति को, हमारी मूल चिंतन को काट कर बाकी चीजों को देखना, यह या तो नासमझी है या फिर कपट है। तो संस्कृति को हमें समझना होगा कि हमारी संस्कृति, और दो तीन बातों की चर्चा अभी जो हुई उससे ही यह प्रकट होता है कि संस्कृति जो है यह कोई एक आयामी बात नहीं, एक आयामी विषय नहीं है। संस्कृति बहुआयामी है। और संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति है उसमें देखिए तालमेल कितना अच्छा है भारत की संस्कृति में, कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, झुककर उनका चरण स्पर्श करते हैं, सम्मान के साथ अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। किंतु हमारे पूर्वजों के द्वारा कही गई बात को अंतिम बात मानकर, द फाइनल वर्ड्स ऑफ नॉलेज मानकर, उसमें नया जोड़ने से रुकते नहीं है। ये एक पुस्तक, एक धर्म वाले जब ये कहते हैं कि इस पुस्तक में जो कुछ है वही अंतिम है, वह ज्ञान के विकास को, ज्ञान की वृद्धि पर विराम लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। लेकिन हम अपने बड़े का सम्मान करते हैं और बड़ों के द्वारा जो भी जितना ज्ञान विकसित किया गया उसमें कुछ छूट रहा है, कुछ कम है, कहीं कोई त्रुटि आ गई है, तो उसके सुधार के लिए, उसमें संशोधन के लिए, परिवर्तन के लिए भी हमारे समाज की अगली पीढ़ियां स्वतंत्र है। ऐसा खुला हमारा समाज है। छोटे से छोटे व्यक्ति के चिंतन को सम्मान देने वाला समाज है। समाज के कैलेंडर में बचपन में पढ़ा था और उसमें लिखा था कि बच्चे, मूर्ख और पागल की बात को भी ध्यान से सुनो, इसमें भी कुछ ज्ञान की बात मिल सकती है।
इसी तरह हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसका एक विविध आयामी विषय है, और जिसके कुछ पक्षों की चर्चा की समय की मर्यादा है, बहुत विस्तार में सब में जाना संभव नहीं है। अब ये जो संस्कृति के स्थूल रूप है, प्रकटीकरण है, उनकी चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम बाकी समय कैसे भी वेश पहनते हैं, अपने कार्य की सुविधा के अनुसार पहनते हैं, लेकिन जब कोई भी हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान हो या जिसको हम धार्मिक कहते हैं, तो हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, धोती पहनकर बैठते हैं। अब ये धोती पहनकर पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए बैठना, जो इसके पीछे की भावना को नहीं समझ पाते, वो इसे पुरातनपंथी, संकीर्णता, इसे जड़ता, परंपरावादिता इस रूप में प्रकट करेंगे। परंतु सच यह है कि यह हमारे पूर्वजों की वेशभूषा रही है। जब दुनिया में कहीं सभ्यता का और छोर नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने इस वेश को विकसित किया। हमारी जलवायु के सर्वथा अनुकूल यह वेशभूषा है। उस समय जो आर्थिक गतिविधियां थी, जीविकोपार्जन की गतिविधियां थी, उनको करते समय भी धोती, शरीर पर कोई वस्त्र का टुकड़ा, शॉल या कुर्ता, कमीज, यह सुविधाजनक था, आरामदेह था। आज परिस्थिति बदली है, पैंट शर्ट पहनते हैं, अन्य प्रकार के वेश पहनते हैं, अपनी रुचि के अनुसार विविध सभ्यताओं के वेश पहनते हैं। उस पर किसी ने कभी आपत्ति नहीं की। लेकिन हम अपना सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हुए जब इस वेश को पहनते हैं, तो हम अपनी पूरी परंपरा को जीवंत कर देते हैं। और उस परंपरा को जब हम जीवंत करते हैं, तो स्मरण करिए कि जब हम किसी अनुष्ठान में बैठते हैं, तो देवताओं के आवाहन के बाद अपने पूर्वजों का आवाहन करते हैं। जो हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वह परिवार हो सकती है, वह क्षेत्रीय इकाइयां हो सकती है, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, इन सब के सनातनत्व का विचार कर रहे होते हैं, इन सब के सनातनत्व की पुष्टि कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार आप देखें कि भारत में राजनीतिक दृष्टि से, तो भारत में कभी भी निरंकुश राजा या तानाशाही की व्यवस्था को जनसाधारण ने स्वीकार नहीं किया। वैदिक काल में लोकतंत्र था, अपने प्रकार का लोकतंत्र था, इसके प्रमाण मिलते हैं, इस पर शोध पत्र है। परिस्थितिवश राजशाही आई, लेकिन उस राजशाही में भी राजशाही पर अंकुश लग सके, यानी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक संतुलन बना रहे, शक्ति कहीं किसी एक केंद्र में पूर्णतया संकेंद्रित न हो जाए, इसका राजशाही में भी ध्यान रखा गया। गुरुकुलों को राजा पर अंकुश लगाने की शक्ति दी गई, लेकिन राजा जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके पास बड़ा कोष है, उस पर अंकुश लगा कौन सकता है? तो जो एक वस्त्र में है, जिसके पास कुछ भी भंडार नहीं है, दैनंदिन की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो समाज से लेता है, और उसके इसी त्याग के कारण समाज की उसमें अटूट निष्ठा है। ऐसी अद्भुत संतुलन की स्थिति कहीं अन्य मिलती नहीं। इस पूरी व्यवस्था के पीछे का सांस्कृतिक चिंतन क्या है हमारा? तो वह
फिर यही दिखाई देता है सर्वमिदं ब्रह्मम्। इसलिए कोई एक या कुछ व्यक्तियों का समूह बाकी सबसे सर्वथा श्रेष्ठ हो जाए और हर प्रकार से उन पर शासन करे, यह लेकिन जैसे मैंने आरंभ में चर्चा किया कि कई प्रकार के भ्रम पैदा किए गए, देश राष्ट्र के बीच विवाद उत्पन्न किया गया, हमारी संस्कृति के स्थूल रूप के पीछे के भावों को बिना समझे उनके स्थूल रूप के प्रति जो हमारा लगाव है उसको हमारा पिछड़ापन कहा गया। और कहते हैं कि बार बार किसी झूठ को बोला जाए तो सामान्य व्यक्ति को वह सच लगने लगता है, और इस झूठ को स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में, संचार माध्यमों में गिरोह का निर्माण किया गया। मुझे कहने में संकोच नहीं है। और 2 दिन पूर्व जो सज्जन प्रयाग में सरस्वती पूजा भी विद्यालय में नहीं होनी चाहिए यदि छात्राएं हिजाब पहनकर नहीं आ सकती कहकर गए हैं, वह इसी गिरोह की अनुकंपा से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त कर सके। अब ऐसे गिरोह टूट रहे हैं। जब वे गिरोह टूट रहे हैं तो इनके लोगों में बेचैनी है। ये गिरोह टूट रहे हैं तो लोगों के मन में जो गहरे बैठा हुआ था, जिसको इस भय से हमारा सामान्य भारतीय इस भय से सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पिछड़ा, दकियानूस और ये सिद्ध कर दिया जाए। आप शब्दों का खेल देखिए। हमारी संस्कृति जीवंत कहां थी? हमारे गांव में। लेकिन इन बुद्धिजीवियों ने क्या किया? शहर में रहने वाले शहरी शब्द कहते ही प्रगतिशील, विकसित, अग्रणी यह भाव होता है। गांव में रहने वाला कौन है? गंवार शब्द कहते ही मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ, परंपरा को पकड़कर चलने वाला, जिसमें सही गलत की समझ नहीं है, जो हेय है, जो अपने बराबर में बिठाने के योग्य नहीं है, यह भाव उत्पन्न होता है। तो सभी सुधी लोग हैं, इस दिशा में विचार करेंगे तो अनेक बातें आपके ध्यान में आएंगी। अब मैं आता हूं कि यह जो जनादेश है, इस व्यापक संदर्भ में इसको सांस्कृतिक उत्थान का जनादेश क्यों कहना चाहता हूं। और यह जो जनादेश 1922 में मिला है, यह 1914 से मिल रहे जनादेशों की कड़ी में एक अगला सोपान है। यह काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से नवीन है, परंतु जनादेशों की श्रृंखला में 7-8 वर्षों से चल रहा जो सांस्कृतिक अभ्युदय है, जो अपने मन पर से पश्चिमी श्रेष्ठता के भाव की धूल पड़ गई, इसको झाड़कर साफ कर जो भारतीय जन आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ा हो रहा है, यह उसका क्रमिक प्रकटीकरण है। और यह क्यों है? क्योंकि न केवल इन वर्षों में
हमारी संस्कृति के जो स्थूल बिंब है, उनके मान का संयोजन किया गया, उनके मान का वर्धन किया गया, बल्कि जो हमारी संस्कृति के सूक्ष्म तत्व है उनको भी बिना कोई उल्लेख किए, क्योंकि भारत की संस्कृति में हम कुछ करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटना भी नहीं आता। कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ अच्छा करो तो दाहिने हाथ से करो तो बाएं को पता ना चले, और उस पक्ष पर भी काम किया गया। जो स्थूल पक्ष पर हुआ वो सबको दिख रहा है। राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, वह एक मंदिर का विषय नहीं है, वह हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने का, हमारे पूर्वजों के मान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। भूकंप में, बाढ़ में, अन्य किसी आपदा, बिजली गिरने से कितने मंदिरों की क्षति होती है। कितने ही मंदिर गांव में या किसी उजड़े कस्बों में, भारत के विंध्याचल के जंगलों में चले जाएं तो जहां वनवासी रहते हैं वहां कितने ही स्थानों पर बड़े भव्य मंदिर हैं जिनका कि अब समाज जीर्णोद्धार कर रहा है। एक कालखंड ऐसा हुआ कि वो मंदिर सहज मेंटेनेंस न होने के कारण उनका क्षरण हुआ, वहां का समाज गरीब था, वह उसकी देखभाल नहीं कर पाया। तो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो केवल भगवान राम के मंदिर का विषय नहीं है। एक विदेशी आतताई ने उस समय हमारे पूर्वजों के बनाए मान का मर्दन का किया जब हम सोए हुए थे, एक समाज के रूप में सुप्त थे। हम अपनी अस्मिता को भूले हुए थे, हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को भूलकर व्यक्तिगत अहम को श्रेष्ठता दे रहे थे। हमारी गलती का हमें दंड मिला, लेकिन उस गलती का सुधार करने चले तो तरह तरह के छल उत्पन्न किए गए। हमारी भावनाओं को का मजाक उड़ाया गया। वहां पार्क बना दो, हॉस्पिटल बना दो। वोट की लालच में सब कुछ समझते हुए भी इन्हीं मूर्खतापूर्ण बातों में अपनी सहमति प्रकट करने वाले, जब समाज ने धीरे धीरे करवट बदली है तो आज हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। राम जन्मभूमि का जो आह्वान था वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था। अन्य राजनीतिक दल चाहते तो वह भी उस आंदोलन में लग जाते, तो किसी एक पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलता, उस मंदिर के आंदोलन का राजनीतिक महत्व ही खत्म हो जाता। लेकिन स्वयं मूर्खता करेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे और फिर हमारे सांस्कृतिक उत्थान के आह्वान पर, आंदोलन पर राजनीति का के चश्मे से देखकर उस पर राजनीति का छप्पा लगाएंगे। समाज ने नकारा और समाज ने यह बताया कि हम अपनी संस्कृति का, अपने सनातन संस्कृति और सभ्यता के जो तत्व हैं इनका सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शायद लंबी दास्ता के कारण जनसाधारण के मन में अपनी शक्ति पर से विश्वास उठ गया था। वैसे ही जैसे हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था तो किसी जामवंत को जगाना पड़ता है, ऐसे ही जगाया। मंदिरों का निर्माण हमारे सांस्कृतिक उत्थान का एक पक्ष है।
जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आह्वान दिया था। स्वदेशी उपयोग करने वाले को आर्थिक लाभ नहीं था, स्वदेशी उपयोग करने वाले को आराम जिसे कहते कंफर्ट, वह भी नहीं था। फिर भी स्वदेशी का उपयोग करे, अच्छी से अच्छी आरामदेह विदेशी वस्तु का त्याग करे। इस आह्वान के पीछे क्या था? स्व से प्रेम करने की, स्व, और हमारा स्व छोटा नहीं, मैं नहीं है, हमारा स्व हम है। उस स्व से प्रेम करने की, उस स्व पर गर्व करने की भावना जो हमारी संस्कृति की है। और हम अपने स्व पर गर्व करते हैं तो दूसरे को नीचा भी नहीं देखते। महात्मा गांधी ने कहा था कि आई विल अलाउ all the cultures of world to blow around my home, but I will not allow any of them to blow off my home. मेरे घर के चारों ओर दुनिया की संस्कृतियां घूमे विचरे, मैं इसकी अनुमति देता हूं, लेकिन वो मेरे घर को उखाड़ फेंके, मेरी जड़ों को उखाड़ दे, इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी के अनुयायी लोग जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने कैसे महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की है कि लाल गुलाब के प्रिय नीली आंखों वाले सिने निर्माता ने एक फिल्म में गीत दिया कि मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। स्वदेशी पर इससे भयानक आक्रमण दूसरा नहीं हो सकता था। बुद्धि, शारीरिक बल, संस्कार सबके संतुलन वाली इस संस्कृति के इस देश में गीत लिखे गए इन बुद्धिजीवियों के प्रभाव में कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और फिर उम्मीद करेंगे कि ओलंपिक का पदक आए। यत्र नार्यः पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता का जाप करने वाले इस समाज में महिला भ्रूण हत्याएं होने लगी, पुरुष महिला के अनुपात घटे। तो जब कोई देश का नेता यह कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा होता है। जब कोई देश का नेता कहता है कि साल में कम से कम एक बार, दीपावली पर ही सही, खादी का एक कपड़ा खरीदो, तो वह स्वदेशी की भावना जो मूर्छित हो रही है उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने का प्रयास कर रहा होता है। हमारी संस्कृति में संस्कारवानों का सम्मान है तो दुष्टों के मर्दन का भी प्रावधान है। हमारे जो संस्कृति के आदर्श पुरुष हैं उनके एक हाथ में शस्त्र, दूसरे में शास्त्र है। राक्षसों को मारने वाला देवता कहलाया। तो आज वो राक्षस कौन है? पुराने जमाने में राक्षसों के बड़े बड़े दांत दिखाए जाते थे, 10 सिर, भुजाएं 20, बड़े बड़े नाखून, क्योंकि लोग शरीर के बल से लड़ते थे। आज के राक्षस वो हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और गाड़ी की खिड़की से AK-47 या राइफलों की नाल बाहर निकली होती है। तो अगर ऐसे राक्षसों का मर्दन किया जा रहा है, हनुमान जी ने लंका जलाई थी, योगी जी उनके और उनके गुर्गों के बिल्डिंग ढहा रहे हैं, तो वो वही काम कर रहे हैं जो राम की सेना ने किया, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं।
जब हम कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मम, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि कोई भी भूखा न सोए। उसी देश में जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर कहा गया कि अनाज सड़ता है तो सड़ जाए, लेकिन निःशुल्क मुफ्त अनाज बांटेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, हमारे बजट पर बुरा असर पड़ेगा, समाज पर बुरा असर पड़ेगा। उसी देश में परिस्थितियोंवश जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन है, उसमें सबको भागीदारी नहीं मिल पा रही है। तो जिनको भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिनका अर्थोपार्जन उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिनके परिवार जनों को अनेक प्रकार के भौतिक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उनको निःशुल्क भोजन देना, उनको निःशुल्क आवास देना, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की बीमा देना, उनकी घर की जो भूमि है उसका स्वामित्व देना, उनकी अपनी पहचान को एक शक्ति देना, यह भी तो भारतीय संस्कृति का ही अंश है। और इस तरह विगत कुछ वर्षों से जो भारतीय संस्कृति का उत्थान चल रहा है, 2022 के जनादेश ने उस पर एक बार पुनः प्रबल मुहर लगाई है, अपनी सहमति दी है। और यह सहमति केवल उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों की नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, जिसका मुखिया सनातन परंपरा का सन्यासी होने पर गर्व महसूस करता है, दुनिया भर की छीटाकशी के बावजूद वह अपने भगवा वस्त्र में पूर्ण आत्मविश्वास और आनंद के साथ दिखाई देता है। हर प्रकार के छल प्रपंच, कुटिल आरोप, जो क्षुद्रता की जा सकती है, जितना छोटापन किया जा सकता है, उतना छोटापन करने के बाद, छोटा यानी जिसको कहते हैं कि कमर के नीचे वार करना, हिटिंग बिलो द बेल्ट, उस तरह की गतिविधियों के बावजूद भी भारतीय संस्कृति का ही पालन करते दिख रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहीं बदले की कार्रवाई नहीं। और इसलिए मुझे लगता है समय काफी हो गया है, और मैं सब इसलिए यह जो जनादेश है, यह सांस्कृतिक उत्थान का जनादेश है, और सांस्कृतिक उत्थान सभी पक्षों के उत्थान का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों को मुझे अवसर देने के लिए, हमारे अनुज अखिलेश जी, हर्षमणि जी, अन्य जो वहां पर हैं जिनको मैं नहीं देख पाया, उनके अतुल स्नेह के लिए मैं सबका, श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत। अद्भुत अविस्मरणीय व्याख्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अद्भुत और अस्मरणीय इसलिए, सर हम लोग नवरात्रि के कालखंड में हैं, और नवरात्रि के कालखंड में दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 में या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते, यह चेतना के परिमार्जन का कालखंड है। सर आपका व्याख्यान इतना सूक्ष्म था कि उसको साधारण बुद्धि सामर्थ्य से समझना बड़ा कठिन काम है, और भारत के लगातार पराभव का यही कारण है, जिस ओर आपने
अब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही व्यापक रूप से उस ओर संकेत किया है। आपने उत्थान की चर्चा की, निश्चित रूप से जो अमर संस्कृति है, जो शाश्वत संस्कृति है, उसके उत्थान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेतना पर जो छाई हुई धुंध है, उसे कभी राम जैसा नायक, तुलसी जैसा गायक, कृष्ण जैसा नायक, सूर्य जैसा गायक छांटता है उसी धुंध को, और चरय वेति निरंतर इसी चेतना के परिमार्जन का प्रतिरूप है। और सर, आपने इतनी सूक्ष्मता बिखेर दी है, और यह सूक्ष्मता का भान कराना ही सांस्कृतिक उत्थान और जनादेश है, जिसको देश बहुत मध्यम गति से समझ रहा है। उसको एक सन्यासी ही समझ सकता है। सर, आपने संस्कृति और सभ्यता के मध्य की जो सूक्ष्म रेखा है उसको परिभाषित की है। सभ्यता कालखंड की होती है, सामयिक होती है, और जब कोई भी सभ्यता परिमार्जित होकर के वर्षों, हजारों वर्षों से जब मूल्य ग्रहण करती है, तो वो संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। सभ्यता का जब पक्ष पोषण किया जाता है, तो संस्कृति पर काला धब्बा लग जाता है। आपने बड़ी सूक्ष्मता से, बड़े व्यापक ढंग से, मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि मैं छोड़ू इतनी विशद व्याख्या। सर, एक इस सांस्कृतिक चेतना पर आपके, मैं चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस पर कम से कम 4-5 आख्यान हो, क्योंकि हम लोग YouTube पर जाएंगे, हजारों लाखों के दर्शकों पे ये बात जाएगी कि समझने की आवश्यकता है कि यह सांस्कृतिक उत्थान क्यों है और क्यों आवश्यक है। स्थूल रूप से मंदिर टूटता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से संस्कृति पर हमला होता है, और जब संस्कृति पर आंशिक हमला होता है, तो हजारों वर्षों की गुलामी होती है। उस गुलामी से ये जो मंदिर का निर्माण है, सांस्कृतिक विमुक्ति का कालखंड है, उसको एक सन्यासी ने किया। आपने कहा, कितनी गहरी बात आपने कही कि अन्न के लिए कहा जाता था कि हम फ्री में अन्न नहीं देंगे, मुफ्त में। और स्वामी विवेकानंद मुझे बार बार स्मरण आते हैं, जब उन्होंने कहा था कि अधिक खाना विकृति है, संतुलित खाना प्रकृति है, और भूखे को भोजन देना सर संस्कृति है। इस सन्यासी मुख्यमंत्री ने विवेकानंद के आत्मा का प्रकटीकरण किया है। और इसीलिए कितना, सर ने कहा, यह राक्षसों का उत्पात किसी एक क्षण नहीं होता है, निरंतर होता है। और दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ते हैं, कर्म की गति जब रुकती है, तो ईश्वर के कानों के मैल से भी मधु और कैटभ, सिंभ निशुंभ पैदा हो जाते हैं। तो यह जो सांस्कृतिक अवपीड़न था, कितने सहस्र दुश्मन हमने पैदा किए हैं। उसको चाहिए हजारों लाखों डॉक्टर विवेक कुमार निगम, जो बता सकें कि सांस्कृतिक उत्थान राष्ट्र के अस्तित्व का नवनीत है, क्यों आवश्यक है। हजारों पूज्य योगी चाहिए, हजार विवेकानंद चाहिए इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए। सर, आपके अद्भुत, अविस्मरणीय और अत्यंत सूक्ष्म सारगर्भित व्याख्यान के लिए, मंत्र मुग्ध कर देने वाला व्याख्यान तो सदैव होता है, लेकिन उस व्याख्यान में मैं सदैव एक नवीन चैतन्य प्राप्त करता हूं। और आज वो था। आज मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे ये जो शब्द उछल रहे हैं, वो आत्मा से, हृदय से, नैसर्गिक रूप से आ रहे हैं। मैं शब्दों को ढूंढने भी नहीं जा रहा हूं, वो वही चेतना की ओर। मैंने आज से कम 10 बरस पहले संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा था, लेकिन उसकी सूक्ष्मता की प्रतीति आप 1.25 घंटे के व्याख्यान में किए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। और ऐसे व्याख्यान और ऐसे व्याख्याताओं का अगर हम लोक पहल के लोग और जैसे लोग लगातार प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो संस्कृति और सभ्यता का जो ये अंतर संघर्ष है, हिजाब सभ्यता है और पूजा संस्कृति है, तभी लोहिया जैसा समाजवादी कह पड़ता है कि दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। यह आपकी दृष्टि की जो सूक्ष्मता से लोहिया कहा करते थे, वो दूसरे ढंग से कहते थे, आज उसी की आपने सूक्ष्म और विशद व्याख्या की है। मैं केवल औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने मित्र डॉक्टर हर्षमणि सिंह को बुलाऊंगा। इस गुरु के ऋण से तो कोई
उऋण होता ही नहीं है। ये कृतज्ञता का भाव है, यही सनातन है। और सूक्ष्मता को सूक्ष्मता से चैतन्य पर चैतन्य करना, बुद्धि पर छाए धूड़ झंकार को छाटना ही गुरु का कार्य है, व्याख्याता का काम है, ऋषि तुल्य व्यक्तित्व का काम है। मैं जब भी आपको सुनता हूँ, राष्ट्र ऋषि का स्पंदन आप में पाता हूँ। मैं जब आपको सुनता हूँ तो वेदांत की लय आप में पाता हूँ। जब मैं आपको सुनता हूँ तो एक ऋषि परंपरा से अपने को जोड़ता हूँ और ऊर्जा से भरपूर हो जाता हूँ। मैं औपचारिक आमंत्रण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हर्षमणि सिंह को। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। इसे लेक्चर, उद्बोधन या पाठे की बजाय ये उन सभी जो सांस्कृतिक उत्थान के उत्प्रेरक हैं, उन सभी के लिए ये एक दीक्षा के समान है। और मुझे अपनी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है कि वैसे तो इल्म हयात की इब्तिदा है किताबें, वैसे तो इल्म ए हयात की इब्तिदा है किताबें, मगर कौन सी पढ़नी है ये लोग बताते हैं, मगर कौन सी पढ़नी है ये लोग बताते हैं। कुछ इस तरीके का लेक्चर आज हमें दीक्षा सुनने को मिली। आपने अपने व्याख्यान में सांस्कृतिक और उत्थान और एक ऊर्जावान संस्कृति जो स्वतः स्फूर्ति, जो संस्कृति के को एक भाव के रूप में स्मरण रखती है, मानव व प्रकृति के संवाद पर आधारित, जिसके कई प्रकटीकरण देखने को मिलते हैं। जो अर्जित किया गया है वह सबका नहीं है, वह सबका है, आपका नहीं है। चिंतन मनन की दिशा में जो बदलाव है वही इस संस्कृति की समाहित करने की एक अद्भुत अद्भुत विस्तार है। आपने एक जो सबसे अनोखी बात कही कि जो एक गंगा और जमुना तहजीब जैसी कोई भी विचारधारा नहीं है, और ये बात मुझे बिल्कुल स्मरण होती है जब हम ये देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में वास्तव में मात्र शक्ति मुक्ति का मार्ग है। कहते हैं कि गंगा मुक्ति देती है, जो सनातन और सनातन संस्कृति का एकदम आर्य सत्य है। गंगा के किनारे हजारों लाखों वर्षों से जो बसावट के जो तौर तरीके हैं, तो उसका उस मातृ संस्कृति के साथ जुड़ाव है। मसलन फसल कटेगी तो गंगा के किनारे जो मेला लगेगा उसमें लोग स्नान करेंगे, और वो एक अद्भुत संस्कृति, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कहानी करता है। आपने अपनी बात को जोड़ा कि भारतीय चिंतन परंपरा बड़े या छोटे को नहीं मानती। कहते हैं कि नाई को नाई ठाकुर कहा जाता है, ब्राह्मण के समतुल्य उसको दर्जा मिलता है। एक ऐसी संस्कृति को विभाजन के लिए प्रेरित किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किए जाते हैं, आपने उनका जिक्र भी किया। और ग्रामीण संस्कृति में जो एक श्रम का विभाजन, वो एक ऐसा वर्गीकरण देखने को मिलता है जिसमें शायद लेन देन के लिए मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और जो शायद कहीं ना कहीं उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करता है, जहां पर संबंधों का निर्वहन ही वास्तव में लेन देन की एक औपचारिकता है। सरस्वती पूजा संस्कृति और हिजाब एक सभ्यता संस्कृति की व्यापकता, संस्कृति के उत्थान की व्यापकता असीमित है। भारतीय संस्कृति वास्तव में हिंदू संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति की एक त्रिविमा संरचना है। बहुत आभार। मैं पूरे लोक पहल परिवार और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर आलोक चौहान जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, डॉक्टर एसके सिंह जी और पूरे लोक पहल परिवार, और इस पूरे संयोजन को तकनीकी समृद्धि देने के लिए मिस्टर आयुष जी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत आभार। अगले रविवार को हम लोग पुनः किसी नए विषय के साथ, एक नई दीक्षा अनुक्रम के साथ पुनः हम लोग। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया धन्यवाद दिया, सर का सम्यक विवेचन किया। मैं समझता हूं कि यह मंत्रवत था, यह दीक्षा नहीं मंत्र थे, ऋषि के मंत्र थे। और सर ने जिस प्रकार व्याख्या की और जिस प्रकार सूक्ष्मता से सर ने जो धोखा है संस्कृति का, हमारे गंगा जमुनी तहजीब पर जिस प्रकार का आध्यात्मिक मैं कहूं, जिस प्रकार का भौतिक आक्रमण है, जिस तरह का उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी सूक्ष्मता से उसकी प्रतीति, उसकी व्याख्या, उसका निर्वचन और उसकी मीमांसा की है, वो उसका इतिवृत्त इसी सांस्कृतिक उत्थान में देखने को मिला है। और एक आख्यान से तो मन भरता ही नहीं है, यह अनंत है। और हम सर से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि पूरा अभाव है। मैं जब पढ़ता हूं संस्कृति के 4 अध्याय, और विवेकानंद तो मेरे आराध्य हैं, मेरे चेतना के केंद्र बिंदु हैं, जब मैं देखता हूं तो पूरे भारत में एक सांस्कृतिक विराम सा दिखाई देता है। उस तत्व को, अरविंदों को, महर्षि दयानंद को, तिलक को, जो स्वदेशी की अवधारणा थी, इस सबको समेकित रूप से आज जागृत करने की आवश्यकता है। सर ने बहुत बढ़िया बात की कि जब हम अपना छोड़ देते हैं, स्वदेशी से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके लाभांश क्या हैं। जब हम अपने अभी पंचांग हमारा बदला है, उसमें 5 हमारे अंग हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है। और जब हम पंच महाभूतों से इस लय से उस लय को मिला देते हैं, अपने शरीर के लय को, तो हम महाप्रलय से, लय से, प्रलय से बचते हैं। उस प्रलय के बचने के अनेक सूत्र जो निकलेंगे, वह इसी परंपरा के, चाणक्य परंपरा के प्रोफेसरों से निकलेंगे, टैगोर परंपरा के प्रोफेसरों से निकलेंगे। और सर का बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि हमारे साथी सभी मिलके इस आख्यान की श्रृंखला को कम से कम 5 या 6, 7, 8, 10 भागों में प्रस्तुत करें, ताकि हम लाखों लोगों के बीच यह बता सकें कि यह सांस्कृतिक नवजागरण क्यों है, यह सांस्कृतिक उत्थान क्यों है, सभ्यता और संस्कृति के बचाने के सूत्र क्या हैं, हिजाब से लड़ने के मंत्र क्या हो सकते हैं, सिद्धांत क्या हो सकते हैं। इसकी बहुत ही व्यापक आवश्यकता है और इसकी बहुत आवश्यकता है। यह युग धर्म बन चुका है। और सर से हम लोग आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा समय इस राष्ट्र की धधकते अग्निकुंड में राष्ट्र की सांस्कृतिक आजादी के लिए अपनी आहुति दें, ताकि हम लाखों करोड़ों तक ये आख्यान पहुंचा सकें और देश को सांस्कृतिक अवपूरण से विमुक्त कर सकें। सर को बहुत बहुत मेरा विनम्र प्रणाम, आत्मीय आभार। और सर से निवेदन कि ऐसे अभी आख्यानों की बहुत राष्ट्र को आवश्यकता है। सर प्रणाम। आप लोग जब भी निर्देशित करेंगे मैं तत्पर हूँ। जी सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आवश्यकता है। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है आयुष जी।